नमस्कार। हिस्ट्री हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने भारत में संवैधानिक विकास पर कुछ प्रश्नों पर चर्चा की थी। तो इसी क्रम में आज आगे बढ़ेंगे और भारत में संवैधानिक विकास से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस क्रम में जो पहला प्रश्न है यह है, निम्न में किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो इसमें किसके अंतर्गत मीन्स कि किस अधिनियम के अंतर्गत। तो इसमें जो इस प्रश्न का सही जवाब है वो है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। आप देखते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, रेगुलेटिंग एक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इनमें आपको बताना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। साथ ही साथ में इनके साथ 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिनमें से एक थे हाइड और एक थे चैम्बरलिन और एक थे लिमेस्टर। तो ये 3 अन्य आपके न्यायाधीश थे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा इम्पे थे। साथ ही साथ हमें इनको भी ध्यान रखना है, हाइड, चैम्बरलिन और लिमेस्टर। और इनको याद करना पूछा जाता है ना कई बार कि उनके साथ में अन्य न्यायाधीश कौन थे, 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे। और उसमें 3 नाम ये दिए होते हैं, साथ में कोई एक और दिया होता है। तो आप कैसे याद रखें, तो बहुत आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। एच से हाइड, सी से चैम्बरलिन और एल से लिमेस्टर। तो एच सी एल याद रखिए, एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश, और एच सी एल से आप ये तीनों जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, एलिजा इम्पे। अगला प्रश्न है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस अधिनियम के तहत एक संस्था बनी थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ था ये हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। कब? 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया है? 1784 में। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 1784 में। और इस अधिनियम के द्वारा किया क्या गया था कि जो कंपनी थी, तो कंपनी भारत में 2 कार्य कर रही थी, एक व्यापार और एक प्रशासन। तो उसके कार्यों को बांट दिया गया था 2 भागों में, व्यापार और प्रशासन में। और जो व्यापार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी देखती थी, और जो प्रशासन के लिए एक नई संस्था बनाई गई थी ब्रिटेन की संसद के द्वारा, वही कहलाती थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 सदस्य होते थे। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6 सदस्य होते थे इसमें। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। और कब आया था पिट्स इंडिया एक्ट? 1784 में। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य होते थे? 6 सदस्य होते थे। और ये इनका कार्य क्या होता था? ये भारत में कंपनी का प्रशासन देखते थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, पिट्स इंडिया एक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत में स्थायी बंदोबस्त की सलाह दी गई। जो भारत में स्थायी बंदोबस्त आप देखते हैं कि 1790 से उसका प्रोसीजर शुरू हुआ था और 1793 में जा कर के स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ। तो वो जो स्थायी बंदोबस्त हुआ तो उसकी सलाह कब दी गई थी? तो इसकी सलाह दी गई थी पिट्स इंडिया एक्ट में। पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया था कि जो भारत से राजस्व हमें मिलता है, तो ऐसे कोई स्थायी व्यवस्था कर दी जाए जिससे हमें ये मालूम हो कि हमें प्रतिवर्ष कितना राजस्व मिलेगा, कितना हमें 5 रुपये 10 रुपये, जो भी एक मतलब कहने का कि जो मिले हम उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग करें। तो इसी में स्थायी बंदोबस्त की सलाह दी गई थी, और जो कि आगे चल करके जब कार्नवालिस आता है तो उसके समय में ये स्थायी बंदोबस्त लागू होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, पिट्स इंडिया एक्ट। इसी में सलाह दी गई थी स्थायी बंदोबस्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा, यहाँ पे किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। देखिए, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें आप देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था उसका पदनाम बदल के कर दिया गया था गवर्नर जनरल। और वो गवर्नर जनरल क्योंकि अब वो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी का भी प्रशासन देखना था उसको, और बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी उसको सर्वोच्चता प्रदान कर दी गई थी दोनों प्रेसिडेंसीज पे। तो इस क्रम में जब गवर्नर जनरल का पद सृजित हुआ तो गवर्नर जनरल का कार्य भी बढ़ गया। तो उसके सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद गठित की गई थी।
लेकिन होता क्या था कि ये जो परिषद थी, तो उसमें जो भी निर्णय होता था, अगर गवर्नर जनरल कोई कानून बनाना चाहता था, तो वो जो रेशियो होता था वो 3:2 का होता था। अगर 3 मत आते थे फेवर में, तभी वो कानून बन पाता था। तो अब गवर्नर जनरल के पास कोई ऐसी पावर नहीं थी कि गवर्नर जनरल अपनी वीटो पावर का प्रयोग कर सके। तो इसमें कई बार ऐसा होता था कि जो सदस्य थे परिषद के, कभी कभी 3 सदस्य आपस में मिल जाते थे और गवर्नर जनरल के साथ में, अगर गवर्नर जनरल कोई कानून बना रहा है तो उसके अगेंस्ट हो जाते थे और वो कानून नहीं बन पाता था। तो आगे चल कर के जो ये 1786 का एक्ट है, इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी गई। वीटो पावर दी गई कि मतलब अब वो अपनी परिषद का जो निर्णय है उसको वो अस्वीकार कर सकता है। यदि गवर्नर जनरल कोई कानून बनाना चाहे और परिषद की उस पर सहमति नहीं है, तब भी गवर्नर जनरल परिषद के निर्णय को अस्वीकार करके उस कानून को पारित कर सकता है, बना सकता है। तो ये जो अधिकार दिया गया था, ये अधिकार दिया गया था 1786 के एक्ट के द्वारा। और सर्वप्रथम ये अधिकार का उपयोग किसने किया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, 1786 का एक्ट। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर आपको ये 4 अधिनियम दिए गए हैं, इनमें से आपसे पूछा गया है कि किस अधिनियम के द्वारा व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। अब यहाँ पर देखिए, आपका 1813 का अधिनियम है और 1833 का अधिनियम है, दोनों व्यापारिक एकाधिकार से संबंधित हैं। अब आपको प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में लिखा है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर पूर्णतः शब्द नहीं लिखा है, तो जब सिर्फ इतना है कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, तो इसका सही आंसर होगा चार्टर अधिनियम 1813। आप देखते हैं कि 1813 का चार्टर अधिनियम है, इससे जो कंपनी थी उसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। यद्यपि चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उस पर एकाधिकार बना रहा, और ये जो एकाधिकार चाय और चीन पर था, चीन के साथ व्यापार का, तो वो भी जो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया वो 1833 में किया गया था। तो अगर यहाँ पर ये लिखा हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः कब समाप्त किया गया, तो आपका उत्तर बदल जाएगा, 1833 हो जाएगा। लेकिन अगर सामान्य रूप में लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया या कब समाप्त कर दिया गया, तो आपका सही उत्तर होगा चार्टर अधिनियम 1813। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ए, चार्टर अधिनियम 1813। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा? अभी आपको बताया कि जो पिट्स इंडिया एक्ट था, तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य होते थे और इनकी नियुक्ति इंग्लैंड में ही होती थी। और उस 6 सदस्यों में से एक होता था वो सरकार का मंत्री होता था, और एक आपका चांसलर ऑफ एक्सचेकर या जिसे वित्त मंत्री कह सकते वो होता था, और 4 सदस्य प्रिवी काउंसिल से होते थे। तो कुल मिलाकर के ये 6 सदस्य होते थे, और इन 6 सदस्यों का जो वेतन है वो वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये प्रावधान किया गया था 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। और आप देखेंगे आगे चल कर के जो अपने राष्ट्रीय नेता होंगे, वो राष्ट्रीय नेता इसी का विरोध करेंगे कि ये लोग जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति इंग्लैंड में हो रही, सेवाएं इंग्लैंड को दे रहे हैं, और उसके बाद वो सैलरी, उनका जो वेतन मिल रहा है वो भारतीय राजस्व से दिया जा रहा है, जबकि उनसे जितना भी जो भी सर्विसेज उनकी हैं वो सब किसके लिए हैं? इंग्लैंड के लिए। तो यहाँ का धन जा कर के इंग्लैंड में लग रहा है, जिसका भारत में कोई भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसी चीज़ का विरोध करेंगे आगे चल कर के जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय नेता होंगे। तो ये किस अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राज्यों से दिया जाएगा? ये इसका सही जवाब है चार्टर अधिनियम 1793। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया? तो देखिए, ये जो प्रावधान किया गया था, ये किया गया था 1813 के अधिनियम के द्वारा। और इस प्रावधान की खास बात यह है कि जैसे शिक्षा पर खर्च करने का उद्देश्य था, ऐसा नहीं था कि भारत के लोगों में शैक्षिक स्तर को उनका नैतिक स्तर बढ़ाने के लिए शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, जो कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोगों का नैतिक स्तर अपग्रेड करना। लेकिन यहाँ पर उद्देश्य ये नहीं था। अब देखते हैं कि 1813 के ही एक्ट में
जो कंपनी है उसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। केवल चीन और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहता है। अब जब एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तो अभी तक तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब बहुत सारी कंपनीज आ गई। तो जब बहुत सारी कंपनीज भारत में आई तो जो व्यापार व्यवस्था थी वो जटिल हो गई। तो अब अगर कोई भी उनसे संबंधित कोई नियम है, कोई कानून है, तो उनको उनको पढ़ने समझने के लिए, उनको लोगों के बीच में स्प्रेड करने के लिए अब आवश्यकता हुई कि भारत में अंग्रेजी शिक्षित लोग बनाए जाएं, जिनको मतलब ऐसे लोग हों जो अंग्रेजी समझ सकें, क्योंकि सारे नियम कानून किस भाषा में थे? अंग्रेजी में थे। तो इसी के लिए, इसी उद्देश्य से कि भारत में अंग्रेजी शिक्षित एक वर्ग तैयार किए जा सके जो कि नियम कानूनों को समझ सके और आगे वो स्प्रेड कर सके। तो इसी उद्देश्य से 1813 के अधिनियम में 1,00,000 रुपये शिक्षा पे खर्च करने का प्रावधान बनाया गया था। इसका उद्देश्य किसी भी तरह से भारतीयों का हित नहीं था। तो ये आपको ध्यान रखना है और इस प्रश्न का सही जवाब है 1813 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 1793 का अधिनियम। देखिए 1793 का अधिनियम था, तो 1793 के अधिनियम की जो विशेषता थी, पहली चीज़ तो ये थी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं उन सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट था कि वो जो व्यापारिक एकाधिकार था, वो व्यापारिक एकाधिकार अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि एक ही कंपनी, और कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ही भारत के साथ व्यापार करेगी और कोई कंपनी भारत के साथ आकर के व्यापार नहीं करेगी। तो ये एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर आप देखेंगे कि 1813 तक ये एकाधिकार बना रहेगा, 1813 में ये समाप्त होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ए, 1793 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति किस अधिनियम द्वारा मिली? तो जैसे जैसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य अपने पांव पसार रहा था, तो उसी क्रम में क्या हुआ कि ईसाई मिशनरियों ने भी भारत में आना प्रारंभ किया। उन्होंने आना तो प्रारंभ कर दिया था, लेकिन अभी उन्हें धर्म प्रचार की अनुमति नहीं मिली थी। तो उनको बाकायदा एक अधिनियम के द्वारा उनको धर्म प्रचार की अनुमति मिली। तो ये किस अधिनियम के द्वारा मिला था? 1813 का अधिनियम। और इस अधिनियम के द्वारा फिर धर्म का प्रचार किया गया, ईसाई धर्म का प्रचार शुरू हुआ, साथ ही साथ धर्मांतरण शुरू किया गया और मतलब रोटी के नाम पर धर्मांतरण तक शुरू हो गया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 1813 का अधिनियम। तो यहाँ पर आकर के मेरे प्रश्न पूरे हो जाते हैं। और जो भी अधिनियमों से संबंधित जो ये प्रश्न हैं ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं, और उनके साथ साथ जो व्याख्या की गई ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपसे किसी भी तरह से अगर घुमा के कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इससे संबंधित कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है, सुना है, आप सभी प्रश्न आसानी से सही कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के अगले सेशन में कुछ अन्य शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।